चलें स्टार्ट करें। हो गया। लास्ट क्लास में हमने एवरेज करंट या एवरेज ईएमएफ कह लीजिए, आरएमएस करंट या आरएमएस ईएमएफ के बारे में पढ़ा था। उसका फार्मूला क्या था हमारा? अगर एवरेज करंट देखते हैं तो ये कितने के बराबर था? आई डी टी इंटीग्रल डी टी, ये था। और अगर आरएमएस करंट निकालनी थी तो पहले आई का क्या करना था? स्क्वायर, फिर इसका क्या चाहिए था? एवरेज। तो ये कैसे निकलता था? आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रल डी टी, यहां से मिलता था। और अगर इसका आरएमएस निकालना था तो आप यहां पे क्या लगा देते? रूट लगा देते। तो ये था। तो मैंने कल साइन वाली करंट में और कॉस वाली करंट में और ट्रायंगुलर करंट में मैंने कुछ जुगाड़ बताया था आरएमएस निकालने का, जिससे इंटीग्रेशन से आप क्या होगा? बच जाएंगे। समझ आ रही ना बात? लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा आपको। समझ आ रही ना बात? तो एक आध क्वेश्चन उस तरह का देख लेते हैं जिससे प्रैक्टिस में रहे ना। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन, फाइंड आरएमएस करंट where I is equal to I naught T by tau from T is equal to 0 to T is equal to tau। यहां तक T is equal to 0 से T is equal to tau तक आपको क्या बताना है? आरएमएस करंट बताना है ना। तो आरएमएस का जुगाड़ कहां से लगेगा? यहीं से लगेगा ना। तो पहले करंट का स्क्वायर कर लेते हैं। करंट का स्क्वायर कितने के बराबर होगा? आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टाउ स्क्वायर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर इसका क्या कर देंगे? एवरेज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर का एवरेज बराबर होगा, आई स्क्वायर कितने के बराबर होगा? आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टाउ स्क्वायर डिवाइड बाई इंटीग्रल डी टी है। इसको पहले ही निपटा देते हैं dt को। dt कहां से कहां तक है? 0 से टाउ। तो नीचे क्या हो जाएगा? टाउ हो जाएगा ना। अब इसको देखो, इसमें क्या कांस्टेंट है? आई नॉट स्क्वायर और टाउ स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। बचेगा क्या? क्या बचेगा? टी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? dt। और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से टाउ तक ना। लगा दो लिमिट, सॉल्व करो। अब ये कितना हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टाउ स्क्वायर और ये टाउ क्या हो जाएगा? टाउ क्यूब हो जाएगा ना। टाउ क्यूब हो गया। और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टी क्यूब। और लिमिट 0 से टाउ रख दीजिए पहले ऊपर वाली लिमिट। तो कितना हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये कितना हो जाएगा? हाँ, टाउ क्यूब है ना, टाउ क्यूब। और ये कितना हो जाएगा? टाउ क्यूब। लोअर लिमिट तो 0 है, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ छूट गया है ना। इसका कितना होगा इंटीग्रेशन? टी क्यूब बाई 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टाउ क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो टाउ क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या हो जाएगा ना। अब आपको चाहिए क्या? आरएमएस। आरएमएस चाहिए तो इस पे क्या लगा दीजिए? रूट लगा दी। तो रूट लगाओगे तो स्क्वायर रूट को हटा देगा, क्या बचेगा? आई नॉट। और ये क्या बचेगा? बस आंसर हो गया। क्या हुआ? याद है? क्लियर है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा? आई आर एम एस के। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है।
इसमें आपको क्या गिवन था, करंट गिवन थी, करंट से आपको क्या पूछा था, आरएमएस पूछा था, तो इसमें इंटीग्रेशन ही सॉल्यूशन था। आपने क्या किया, आई स्क्वायर की जगह पे इस करंट के स्क्वायर करके रख दिया, जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाई 3 होता है। लिमिट दी थी, 0 से कहां तक निकालना था, टाउ तक, रख दिया, आंसर हो जाए। समझ आ रहे हैं? हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और करा देता हूं आरएमएस पे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर और आरएलसी सर्किट के बारे। यहां तक हो गया ना? एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। I इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 ना, ये दिया हुआ है। फाइंड फाइंड आई एवरेज, किसके लिए, फुल साइकिल के, किसके लिए चाहिए, फुल साइकिल के लिए ना। आई एवरेज पूछा है फुल साइकिल के लिए। तो आप यहां पे देखो, एक थोड़ा सा बचपने वाला फार्मूला आएगा 9th क्लास का, ठीक है। यहाँ पे ये किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ना, ये बराबर होता है। क्या हुआ, यहां तक हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, पहले इसको तोड़ लोगे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा साइन ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी, कॉस बी की जगह पे कितना है पाई बाई 3 प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी ना इंटू साइन बी साइन पाई बाई 3 ना। क्लियर रहेगा ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज आपको पता है cos 60, ये 60 है ना, cos 60 की वैल्यू कितना होती है, तो साइन ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 cos ओमेगा टी ना। अब आपको बहुत अच्छे से पता है एवरेज चाहिए ना, क्या चाहिए, एवरेज। इस पे एवरेज लगाइए, एवरेज ना। अच्छा, फुल साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी का एवरेज कॉस ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है 0, तो आई एवरेज क्या हो जाएगा 0 ना। अगर आप चाहते हो आरएमएस तक पहुंचना, तो आरएमएस के लिए आपको पहले इसका क्या करना पड़ेगा, इसको है तो इस तरह के क्वेश्चन में करा चुका हूं कल। ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 4 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या होगा 2 साइन ओमेगा टी, और ये कितना होगा 2√3 कॉस ओमेगा टी। तो आप क्या लगा दोगे, स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद कल जैसा सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा ना। तो एक क्वेश्चन इस तरह का करा दिया था कि आपको ये पता रहे कि टेग्नोमेट्री का भी यूज हो सकता है एसी में, थोड़ा बहुत आपको साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी ये सब पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना, कर लीजिए। यहां तक हो गया ना? अब हेडिंग डालिएगा,
पावर पावर हम पढ़ेंगे किसके अंदर, एसी के अंदर ना। पावर का डीसी में कितने फार्मूले पढ़े थे, 3। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर इंटू आर, और क्या होता था, वी आई। ये 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सेंसिटिव है अभी। पावर इज इक्वल टू, ये 3 फार्मूले थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके अंदर, पावर एसी के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। तो इसमें मान लेते हैं करंट की इक्वेशन ऐसे दी हुई है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ की इक्वेशन दी हुई है, ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे दी हुई है ना, ये दी हुई है। ये करंट की इक्वेशन है और ये ईएमएफ की। इसमें ये ईएमएफ क्या होता है और ये करंट क्या होती है, मैं तो एसएचएम में इसीलिए पढ़ा था, ये किसी टाइम टी पे करंट की वैल्यू है, और ये आई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम करंट। ऐसे ही ये किसी टाइम टी पे ईएमएफ है, जो भी टाइम की वैल्यू रखोगे उस पे ये ईएमएफ है, और ये क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ। समझ आ रही ना बात। अब देखो पावर चाहिए ना मुझे, पावर इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये क्या है, वोल्टेज मतलब क्या, ईएमएफ, तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इनटू करंट। अब इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो ये किसी टाइम टी पे करंट है और ये किसी टाइम टी पे ईएमएफ है, तो आपको जो पावर मिलेगी इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगी। कैसी मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो इंस्टेंटेनियस पे नहीं बल्कि किस पे पूछे जाते हैं, एवरेज पे। समझ आ रही ना बात। तो इंस्टेंटेनियस पावर पे इसलिए कम पूछे जाते हैं क्योंकि जैसे मैंने करंट की इक्वेशन ये दी है, तो करंट की इक्वेशन में कॉस भी आ सकता है और ईएमएफ की इक्वेशन में कॉस आ सकता है, तो मतलब ये इक्वेशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो पावर के बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं। समझ आ रही है ना बात। तो इसलिए इसका इंस्टेंटेनियस का नहीं, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, फिक्स होता है। तो वो देखते हैं, मान लेते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, ईएमएफ की और करंट की पुट कर देते हैं। ईएमएफ कितने के बराबर है, इतना साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। अब चाहिए एवरेज। एवरेज का हमने तरीका देखा है ना, और उस तरीके को जब फॉलो करोगे और फॉलो करने के बाद फाइनल रिजल्ट निकालोगे, तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको दिखेगी एवरेज पावर की। ये कितने के बराबर होगा, ईएमएफ आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अभी बहुत अच्छे से फील आएगी ये पूरी चीजें डिटेल में, अभी खाली जितना बताता जाऊंगा सुनते जाना। ये पावर एवरेज कितने के बराबर आएगा, ईएमएफ आरएमएस, करंट आरएमएस, और यहां पे जो फाई है ना, ये फाई है क्या, ये है फाई फेज डिफरेंस। क्या है, फेज डिफरेंस। और किसके बीच का ये फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है किसके बीच का, करंट और ईएमएफ के बीच का। किसके बीच का फेज डिफरेंस है, करंट और ईएमएफ के बीच का। अच्छा, फेज किसे कहते हैं, जो करंट वाले में ये लगा हो साइन के साथ, या कॉस लगा होता, कॉस के साथ जो एंगल होता है, ये एंगल क्या कहलाता है, फेज। इसका फेज डिफरेंस है ईएमएफ और करंट का। तो ये क्या चीज है, फेज डिफरेंस। अब आप देखिएगा ये किसके लिए फार्मूला है, एसी के लिए, एसी के लिए पावर एवरेज का फार्मूला है। और ये किसके लिए है, डीसी के लिए। इसके फार्मूले और इसके फार्मूले में एक फर्क दिख रहा है, ये फेज एंगल। क्या दिख रहा है, फेज एंगल। अब आपको दिख रहा है ना, यहां पे भी ईएमएफ होता था, लेकिन एसी में क्या होता है, ईएमएफ हिलता है तो उसका कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, आरएमएस। तो यहां पे जो ईएमएफ होता था डीसी में, उसी की जगह पे यहां पे क्या होता है, ईएमएफ आरएमएस होता है। तो यही तो मैं कह रहा था कि आरएमएस इक्विवेलेंट होता है किसके, डीसी वाली चीजों के। समझ आ रही ना, बस इसमें फर्क क्या आया, इसका फर्क आया फेज एंगल का। अभी फेज के बारे में बहुत अच्छे से फील आएगा और सारी चीजें, इसके बारे में पहले इसको इतना लिख लीजिए, ठीक है।
ये फेज डिफरेंस किसके बीच का है? करंट एंड ईएमएफ, ठीक है। अब दो इसकी स्पेशल चीजें देख लेते हैं। वो स्पेशल चीजें क्या है? पहली चीज, इफ फाई इज इक्वल टू 90 हो, फाई इज इक्वल टू क्या हो? 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पावर एवरेज कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर ना। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इफ फाई इज इक्वल टू 0 हो, फाई इज इक्वल टू 0, तो फेज डिफरेंस क्या? 0 है। कॉस 0 की वैल्यू 1, और पावर एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईएमएफ आरएमएस और करंट आरएमएस। और आपको मैं बताऊं, ये जो पावर है ना, ये मैक्सिमम पावर है, इससे ज्यादा पावर नहीं हो सकती। रीजन क्या है? कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है? 1, और वो कब होती है? जब फाई की वैल्यू क्या हो? 0। तो ये पावर क्या है? मैक्सिमम एवरेज पावर। समझ आ रही ना बात? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फाई क्या है? फेज डिफरेंस। जब करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है? 90 का, तो उस वक्त पावर क्या होती है? 0 होती है। और जब करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है? 0 का होता है। उस वक्त क्या होती है? एवरेज पावर मैक्सिमम होती है, और वो कितने के बराबर होगी? ईएमएफ आरएमएस करंट आरएमएस के, ठीक है। हो गया है? सबसे पहले हम देखते हैं प्योर रजिस्टर सर्किट। कौन सी? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सिर्फ उसमें क्या हो? रजिस्टर हो, और वो किससे जुड़ा हो? एसी से। इससे पहले रजिस्टर को हमने किससे जोड़ करके देखा है? डीसी से। वो इलेक्ट्रिसिटी था, अब मैग्नेटिज्म है कि नहीं? चलिए, यहां तक लिख चुके आप? आए? हो गया। देखो, प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ क्या हो? रजिस्टर हो। तो ये हो गया रजिस्टर इस तरह से, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R, और यहां पे क्या कनेक्टेड है? एक एसी ना। और इसका ईएमएफ जो है, इस एसी का ईएमएफ जो है वो दिया हुआ है। ईएमएफ नहीं दिया हुआ है, बल्कि करंट दी हुई है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दी हुई ना। अब आप देखिएगा, एक मिनट, ओम्स लॉ से हमें बताइएगा, करंट की इक्वेशन दी हुई है ना। अब मैं जानना चाहता हूं ईएमएफ की इक्वेशन क्या। यहां से बहुत ही कंसंट्रेट होकर के एक एक वर्ड फील करिएगा, तब जाकर के आप आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझ आ रही है ना? यहां पे ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ इज इक्वल टू ओम्स लॉ से आई इंटू आर होता है, जनरल फार्मूला। अब देखो, आर की वैल्यू आर ही है ना। आई की जगह पे क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा? आर। आर को आई नॉट के साथ लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ईएमएफ ना। अब यहां से कंपैरिजन करिए, आई इंटू आर किसके बराबर होता है? ईएमएफ के बराबर। अगर नॉर्मल आई है तो नॉर्मल ईएमएफ होगा, अगर यहां पे मैक्सिमम करंट लोगे तो मैक्सिमम ईएमएफ होगा, अगर यहां पे आरएमएस करंट लोगे तो आरएमएस ईएमएफ होगा। ये खासियत होगी जब तक आप पढ़ोगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? आई नॉट इंटू क्या लिखा हुआ है? आर। तो करंट मैक्सिमम है, तो ये क्या चीज देगा? ईएमएफ मैक्सिमम। और ईएमएफ मैक्सिमम को क्या करेंगे? नॉट करेंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा? ईएमएफ ना। ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। क्लियर रहेगा ना? अब थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा, ये वाली चीज ध्यान से देखना,
ये किसकी इक्वेशन है? ईएमएफ की। और ये किसकी इक्वेशन है? करंट की। अच्छा, करंट और ईएमएफ के फेज में जरा सा भी डिफरेंस है? नहीं है ना। तो अगर इसका फेजर डायग्राम आप बना करके देखते हैं तो ये मान लेते हैं ये वाली लाइन में करंट है ना, ये किसकी लाइन है? करंट की। तो यही इसी लाइन में, इसी डायरेक्शन में कौन होगा? ईएमएफ होगा। और ये ईएमएफ किसका है? अच्छा ये बताओ, ये ईएमएफ किसका है? रजिस्टर का। तो यहाँ पे आर लिख दीजिए, कोई दिक्कत? ये मैक्सिमम ईएमएफ किसका है? रजिस्टर का। और ये ईएमएफ रजिस्टर का कब है? जब किसी टाइम टी पे। कोई दिक्कत? और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 0 है। फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। तो अगर फेज डिफरेंस 0 है तो एक चीज आपसे पूछ सकता है, पावर बताइए। क्या बताइए? पावर। तो देखिएगा, पावर एवरेज का फार्मूला क्या होता है? ईएमएफ आरएमएस और आई आरएमएस और क्या होता है? फाई कॉस फाई होता है ना। अच्छा, फाई इसमें कितना है? फाई कितने के बराबर? फेज डिफरेंस कितने के बराबर? और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो पावर क्या आएगी? मैक्सिमम। मतलब आपको पता है, अगर एसी सर्किट से रजिस्टर कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है? रजिस्टर, तो उस वक्त पावर लॉस मैक्सिमम होगा। पावर लॉस क्या होगा? मैक्सिमम। मतलब रजिस्टर एक ऐसी चीज है जो पावर लॉस को ज्यादा करता है। रजिस्टर, समझ आ रही ना बात? तो ये रजिस्टर की वजह से पावर लॉस हो गया। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया यहां पे जैसा आई लिखोगे वैसा ईएमएफ होगा। अगर यहां पे नॉट लिखोगे, नॉट मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, तो ईएमएफ भी क्या होगा? मैक्सिमम। आरएमएस लिखोगे तो आरएमएस देगा। तो ऐसे ही लॉजिकली यहां से सोचिए, ईएमएफ आरएमएस बराबर होगा किसके? आई आरएमएस इंटू किसके? आर के। तो यहां से देखिए वो तीनों फार्मूले इलेक्ट्रोस्टैट वाले बन जा रहे हैं कि नहीं, याद करिएगा। यहां पे मैं एक काम करता हूं, ईएमएफ आरएमएस की जगह पे ये रखता हूं। तो जब रखोगे तो एवरेज पावर कितने के बराबर हो जाएगी? बताइए। आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? आर। तीसरा फार्मूला भी देखिएगा एवरेज पावर का। अच्छा एक काम करते हैं, आई की जगह पे ईएमएफ डिवाइड बाई आर रखते हैं। रखिए तो कितना हो जाएगा? आई की जगह पे ईएमएफ डिवाइड बाई आर रखिए तो क्या हो जाएगा? ईएमएफ आरएमएस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यही 3 फार्मूले पावर के होते थे ना डीसी में। तो रजिस्टर के लिए जो फार्मूला किसमें था? डीसी में, वही सेम तीनों फार्मूले किसमें है? एसी में, एवरेज पावर का फार्मूला। बस फर्क क्या है? वहां पे ईएमएफ होता था, यहां पे ईएमएफ आरएमएस होता है। वहां पे करंट होती थी, यहां पे करंट आरएमएस होता है। अब इनके निकालने का भी तरीका हम सिखा चुके हैं। तो पूरा सर्किट बदल गई ना किसमें? डीसी के जैसी। एसी वाली बदल गई किसमें? डीसी। ठीक है, इसको कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखो एक बार फिर से मेरी बात सुनिएगा। अगर रजिस्टर एसी से जुड़ा हुआ है तो ये 3 पावर के फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। और फेज डिफरेंस कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, जिसकी वजह से कॉस फाई की वैल्यू कितना हो जाती है? 1 हो जाती है। और पावर क्या हो जाती है? मैक्सिमम। तो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें पावर लॉस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और एक और फेज से रिलेटेड ग्राफ आपसे पूछ सकता है, वो ग्राफ मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखो, करंट वर्सेस ईएमएफ ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ। तो इसका ग्राफ, अच्छा ये बताओ, फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस क्या है? 0 है। लेकिन करंट और ईएमएफ में से, जैसे मान लेते हैं ये 2 ग्राफ मैं बनाता हूं, आप पहचान के बताइएगा कौन सा करंट का है। अच्छा साइन है ना, तो साइन कहां से शुरू होता है? फंक्शन 0 से शुरू होता है। इन 2 ग्राफ में से आपको पहचान के बताना है कौन सा करंट का है और कौन सा करंट का है, कौन सा ईएमएफ का है, बताइएगा। ईएमएफ का, ये ग्रीन कलर वाला किसका है? ईएमएफ का है। और ये रेड कलर वाला किसका है? करंट का। रीजन क्या होता है? करंट जो होती है वो ईएमएफ बाई क्या होती है? आर होती है। तो आर से डिवाइड करोगे तो कम होगा। तो ये क्या होगा? फेज डिफरेंस क्या होगा?
फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो। जीरो मतलब जहां से ये शुरू है वहीं से ये भी शुरू है, तो फेज डिफरेंस क्या है? जीरो है। तो इसको बना लीजिए, ठीक है। बन गया, ठीक है। पहले इस पे दो क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप दिमाग लगा करके बताइए। वैसे मेरे ख्याल से आंसर आप दे सकते हो। हाँ देखो, द पीक वैल्यू ऑफ एसी इज 5 एम्पियर। पीक वैल्यू मतलब आप समझ रहे हो, आई नॉट। आई नॉट कितना है? 5 एम्पियर ना। आगे क्या कह रहा है? एंड फ्रीक्वेंसी एफ, एफ कितना है? 60 है। एफ दिया जो होता है वो हमेशा ओमेगा के जुगाड़ के लिए, किसके जुगाड़ के लिए? ओमेगा के जुगाड़ के लिए। तो ओमेगा कितने के बराबर हो जाता है? 2 पाई एफ। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे निकाल दिया हूं, 120 पाई, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, करंट कहां से स्टार्ट की? जीरो से, और पीक वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लेगी? तो अगर आपको दिमाग ऊपर वाले ने दिया है तो इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। अब ये ना कहना कि आप क्यों चला रहे हैं, ये बताने के लिए, ठीक है। करंट कहां से शुरू हो रही है? जीरो से, मतलब साइन वाली करंट है। कौन सी है? साइन वाली। तो कह रहा है जीरो से पीक पहुंचने में। अच्छा, यहां तक का टाइम कितना होता है? टी, टी होता है। और यहां पे कितना होगा? T/2। और यहां पे कितना होगा? T/4। बस आंसर हो गया, T/4 लगेगा जीरो से कहां पहुंचने में? पीक। यही तो है पीक करंट, मैक्सिमम। समझ आ रही ना? बस एक तरीका और बताता हूं। ये किसकी इक्वेशन, आप मतलब कहां से बोला है? कहां से? जीरो से। तो जीरो से मतलब कौन सी इक्वेशन होगी करंट की? I = I0 साइन ओमेगा टी, यही होगी। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये वाली चीज आपसे बोला है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट होने के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम कब होता है? 90 पे। मतलब ओमेगा टी कितने के बराबर हो? 90 मतलब π/2। अब ओमेगा की जगह पे क्या करोगे? 2π/t इंटू क्या हो जाएगा? t = π/2। पाई से पाई कैंसिल, t = कितना हो जाएगा? T/4। वही तो आ रहा है ना? समझ आया? करंट को मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती है? 1 ना। और 1 कब होगी? जब ये ओमेगा टी कितने के बराबर होगा? 90 के बराबर। तो यहां से टाइम निकालना था, ओमेगा की जगह पे कितना पुट कर दिया? 2π/t। पाई से पाई कैंसिल, इधर जाएगा कैपिटल टी, तो कितना हो जाएगा? T/4। T/4 टाइम पे क्या होगी करंट? मैक्सिमम होगी, ठीक है? पीक वैल्यू पूछा है, पीक मतलब मैक्सिमम, उसको भी निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये तो टाइम हो गया। करंट की क्या पूछा है? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है? I0/√2 ना। तो आपको आई मैक्स कितने के बराबर दिया हुआ है? पीक वैल्यू कितना है? 5। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 5/√2। बस ये भी तो आंसर हो गया। समझ पा रहे हो ना? दो क्वेश्चन थे इसमें। पहला क्वेश्चन क्या था? आरएमएस वैल्यू फाइंड करना। तो ये तो क्या निकाल दिया हमने? आरएमएस वैल्यू। क्या हुआ? नहीं है फार्मूला। एक चीज आप कंफ्यूज ना करिएगा, एक बार मैं बता देता हूं, 1 मिनट सुन लीजिए। चाहे साइन वाली करंट हो, चाहे कास वाली करंट हो, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? I0/√2। अगर ट्रायंगुलर होगी तो I0/√3, और अगर स्क्वायर होगी तो IRMS I0 के बराबर होगी। अगर ये क्वेश्चन जो है पीक वैल्यू इतनी थी और आपसे पूछता है स्क्वायर का, स्क्वायर करंट का,
आरएमएस बताइए तो कितने के बराबर होता है? 5 एम्पियर के बराबर। समझ आ रही ना बात? तो ये क्वेश्चन किसके लिए है? साइन वाले के लिए। तो साइन वाले के लिए, कॉस वाले के लिए आई आर एम एस कितने के बराबर होती है? आई नॉट बाई रूट टू। ये रट्टा होना चाहिए आपको। लिख चुके हैं ना? एक क्वेश्चन और करिएगा, जवाब दीजिएगा इसका, ये वाला। ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ एसी। एक रेजिस्टर है जिसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? एसी से। और उसका वोल्टेज कितना है एसी का? 110 वोल्ट। अगर आपको एक चीज यहां पे ध्यान से गांठ मार के रख लेना, अगर आपको वोल्टेज दिया हो ना और ये ना बोला कि मतलब कौन सा है, तो आप इसको आरएमएस मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे? आरएमएस। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पीक वोल्टेज है, तब तो वो मैक्सिमम कहलाएगा, पीक कहलाएगा। लेकिन अगर ये नहीं मेंशन है कौन सा ईएमएफ है या कौन सा वोल्टेज है, तो आप क्या मान के चलोगे? आरएमएस दिया हुआ है। तो ये आरएमएस हो गया। और ये क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दी। अब कह रहा है फाइंड दी आरएमएस करंट। पहला क्वेश्चन क्या है? आरएमएस करंट। आरएमएस करंट चाहिए आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस 20 ओम, एसी सोर्स से कनेक्टेड है। अच्छा, यहां पे वैसे जिक्र नहीं है मेरे ख्याल से, अगर इक्वेशन दे देते तो और अच्छा होता। मान लेते हैं हमारी कौन सी इक्वेशन है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन है, ये वाली है। समझ आए? तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, यही होता है। तो अब मुझे एक चीज चाहिए, क्या क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस वाले से दाल नहीं गलनी है। एक काम करिए, अगर ये करंट भी नहीं पता, इससे करिए ना, ईएमएफ आरएमएस इज इक्वल टू आई आरएमएस इंटू आर। यहां पे ईएमएफ आरएमएस कितना दिया हुआ है? 110, और करंट आरएमएस पता करना है, और रेजिस्टेंस कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा आई आरएमएस? आई आरएमएस कितना हो जाएगा? 110 डिवाइड बाई 20, तो कितना आ जाएगा? 11/2। पहला आंसर आ गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट ना। मैक्सिमम मतलब कौन सी? आई नॉट पूछ रहा है। तो आई आरएमएस आपके पास है कितने के बराबर? 11/2 इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। आपको बहुत अच्छे से पता है, 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2√2 इंटू √2 लिख सकते हो, इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11/√2। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, अब ये वाला ध्यान से सुन लीजिएगा, ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू ना। अब यहां पे तो माननी पड़ेगी इक्वेशन। मान लेते हैं ये वाली इक्वेशन है साइन ओमेगा टी। अब बढ़िया से समझिएगा, ध्यान से सुनना, कहां से कहां करंट जाना है? करंट चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम कब होगी? जब ये साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा, साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? ओमेगा टी क्या होगा? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये कब होती है? जब ओमेगा टी कितने के बराबर होगा? π/2 के। ये हो गया। समझ आ रही ना? क्लियर है ना? ये कितने के बराबर होगा? 90 के बराबर। तो करंट क्या होगी? मैक्सिमम। अब देखिए दूसरा, कहां तक देखना है? टाइम, आरएमएस। अच्छा, आरएमएस का मतलब क्या होता है? ये जो आई है ना, आई आरएमएस चाहिए ना। आई आरएमएस कब बनती है? आई नॉट बाई √2 के बराबर होती है ना। आरएमएस कब बनेगी? जब ये वाली वैल्यू ओमेगा टी की कितने के बराबर होगी? साइन 45 की वैल्यू कितना होती है? साइन 45 की वैल्यू 1/√। मतलब आरएमएस होने के लिए ये ओमेगा टी कितने के बराबर होना चाहिए? π/4 के बराबर ना। समझ आ रही ना? तो अब देखिए, आपको टाइम का डिफरेंस निकलता हुआ दिख रहा है कि नहीं? इसमें से इसको क्या कर लीजिए,
माइनस कर लिए, तो माइनस करोगे तो ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना होगा? पाई बाई, देखो कैसे मुंह में बोल रहे हैं, पाई बाई 4 होगा। और इसमें से ओमेगा कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 निकल आएगा कि नहीं? ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहां पे फ्रीक्वेंसी किस लिए दी हुई है, कितने के बराबर होगी बताइए? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू कितना है? 50, तो कितना हो जाएगा? 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितना है? 100 पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना होगा? 1/400। आंसर आ गया 1/400 सेकेंड में करंट कहां से कहां पहुंच जाएगी? मैक्सिमम से आरएमएस पहुंच जाएगी। समझ गए ना? इस वैरायटी पे 2 क्वेश्चन करा दिया, तो आज से याद रखोगे ना आरएमएस पहुंचने में कितना टाइम लगता है? आरएमएस पहुंचने में इस वाले के लिए किसी ये वाली करंट है ना, आरएमएस पहुंचना है, तो आरएमएस पहुंचना है ना, कितना टाइम लगेगा? तो आपको पता है जब ये ओमेगा टी कितना होगा? 45, तो करंट कितना होगी? आरएमएस। तो यहां से T2 निकालने की खाली बात कर रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू कितना होगा? 2 पाई बाई टी। तो फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, टी की वैल्यू आएगी। उस टाइम पे कहां पे होगा करंट? कहां पे होगी करंट की वैल्यू? क्या होगी? आरएमएस होगी। नहीं समझ पा रहे हो क्या यार? एक बार और ध्यान से सुनो, ये वाली वैल्यू क्या होना चाहिए आरएमएस के बराबर करंट होने के लिए? ओमेगा टी कितने के बराबर होना चाहिए? है पाई/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, तो ओमेगा टी 45 मतलब कितना होता है? पाई/4। ओमेगा की वैल्यू कितना रख दोगे? 2 पाई/टी इज इक्वल टू पाई/4। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए? t/8। t/8 टाइम में क्या होगा? मैक्सिमम से नहीं, 0 से आरएमएस पहुंचेगी। नया पेज लेकर के बता दे। रुक जाइए, मैं कॉपी तभी करने दूंगा जब समझ आ जाएगा। असल में इतनी हल्की चीज आपको नहीं, क्या बताएं यार। अभी दूसरे टाइप की बातें हो ना तो एकदम गहराई तक फीलिंग आती है आपको, है कि नहीं? देखो इसको समझो। हाँ, और अगर एक चीज और, अगर खाली इतना कह दो सामने वाले से मैं आपको नहीं समझता, तुरंत फोन कट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिजिक्स में कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई इज इक्वल टू कितना होता है? I0 साइन ओमेगा। इसका मतलब ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? 0 से ना। ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। अब आपसे पूछ रहा है कब करंट 0 से आरएमएस पहुंच जाएगी, कितना टाइम लगेगा ना? तो 0 से चलना शुरू की है, 0 से चलना शुरू की है, तो आपको पता है टाइम 0 पे ये करंट क्या होगी? 0 होगी। 0 से चलना शुरू की। अब आरएमएस वैल्यू पहुंचने के लिए ये वाली चीज कितने के बराबर होना चाहिए? 45 नहीं, साइन 45। ओमेगा टी कितने के बराबर होगा? 45 मतलब पाई/4। तो यहां पे ओमेगा की जगह पे रखो, कितना हो जाएगा? 2 पाई/टी इंटू क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू पाई/4। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t/8। ये वो टाइम है जब 0 से कहां पहुंच जाएगा? आरएमएस वैल्यू पे पहुंच। तो ऐसे कई वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप एक समझ जाओ तो सब कर सकते हो ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या पूछा था सबसे पहले? 0 से मैक्सिमम का, तो उसमें आंसर क्या आया था? टाइम t/4। नहीं, 0 सबसे पहले क्या पूछा था? 0 से मैक्सिमम, तो उसमें आंसर कितना आया था? t/4। फिर उसके बाद मैक्सिमम से कहां पूछा? आरएमएस। उसका आंसर अलग है। और इसका आंसर देखिए, 0 से क्या पूछा है? आरएमएस। तो ऐसे मैं एक बार प्रैक्टिस करा दिया ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन परेशान ना करें। ठीक, एकदम आसान होता है।
हो गया ना? चलो नेक्स्ट, ये वाला तो कर ले जाओगे ना, करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो करा ही दिया है तो। अब अगली चीज देखिएगा, हेडिंग डालिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट जिसमें सिर्फ क्या हो, कैपेसिटर हो ना। ये कैपेसिटर हो गया और इसको जोड़ दिया हमने एसी सोर्स से, और इस एसी सोर्स से करंट जो निकल रही है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी ना, इतना करंट निकल रही है। और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो कितने के बराबर है, सी के बराबर। अब बढ़िया से आप समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर आपको एवरेज पावर निकालनी है किसी सर्किट की ना, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में होता है, करंट और ईएमएफ। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ईएमएफ निकालना पड़ेगा ना, ईएमएफ की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ध्यान से देखना ईएमएफ की इक्वेशन कैसे बनेगी। हमने जिसने कैपेसिटर पढ़ा है इसको ये बात पता है Q इज इक्वल टू CV होती है, और यहाँ पे हम वोल्टेज मतलब ईएमएफ समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईएमएफ मुझे चाहिए, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई C हो जाए। और अगर मेरी कल की क्लास आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था टोटल चार्ज करंट से भी निकलता है ना, आई डी टी, इंटीग्रल आई डी टी डिवाइड बाई सी। अब आई की वैल्यू आपको गिवन है, यहां पे पुट करिए, तो ये कितना हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू आई की जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे क्या हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सी। यहां तक क्लियर है? अब इसमें से कांस्टेंट क्या है उसको बाहर कर लीजिए। कांस्टेंट क्या है, आई नॉट, आई नॉट बाहर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? अब बचा क्या, साइन ओमेगा टी। अब इसमें से सबको पता है साइन ओमेगा टी का अगर डिफरेंशिएशन करते तो कॉस ओमेगा टी आता और मल्टीप्लाई में ओमेगा आता ना। तो ऐसे ही जब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा तो जो मल्टीप्लाई में ओमेगा आता था वो डिवाइड में आएगा ना। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ओमेगा, और पहले से क्या है, सी ना। समझ आ रही ना बात? तो ईएमएफ की इक्वेशन आ गई, ईएमएफ इज इक्वल टू कितने के बराबर है, माइनस आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा सी, और क्या है, कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिएगा, अभी जब हमने प्योर रेजिस्टर वाली सर्किट पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, प्योर रेजिस्टर वाली, तो प्योर रेजिस्टर वाली सर्किट में ईएमएफ कितने के बराबर आया था, ध्यान से देखिएगा, आई नॉट इंटू आर, और क्या था, साइन ओमेगा टी, यही था ना। अच्छा, इससे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज मुझे आप लॉजिकली बताइएगा, यहां पे आर की जगह पे क्या होना चाहिए, यहां पे देखो अगर 1 मान लेता हूं, रुक जाओ, यहां पे आर की जगह पे क्या है, 1 बाई ओमेगा सी, तो उसके जैसा लिखने के लिए मैं एक काम करता हूं, आई नॉट और इस वर्ड को बोला एक्स सी, क्या बोला, एक्स सी। तो एक्स सी कितने के बराबर है, 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसका नाम रेजिस्टेंस नहीं, हाँ रेजिस्टेंस कह सकते हो, एसी सर्किट का, किसका, एसी सर्किट का। इसको अलग से नाम थोड़ा सा दिया गया, रिएक्टेंस, क्या नाम दिया गया, रिएक्टेंस। तो ये है रेजिस्टेंस ही है, क्या, रेजिस्टेंस ही, लेकिन ये किसकी वजह से है, कैपेसिटर की वजह से। किसकी वजह से, वहां पे रेजिस्टेंस क्या होता था, आर होता था, यहां पे रेजिस्टेंस क्या है, एक्सी, और एक्सी कितने के बराबर है, 1 बाई ओमेगा सी के बराबर। क्लियर रहेगा ना? अब देखिएगा बाकी क्या है, कॉस ओमेगा टी। अगर आपको याद हो फेज डिफरेंस बनाते वक्त, वो फेजर डायग्राम बनाते वक्त, अभी जब आपने बनाया था फेजर डायग्राम, तो जब आपने रजिस्टर के लिए फेजर डायग्राम बनाया था
तो आपने देखा था करंट में भी ओमेगा टी था और ईएमएफ में भी ओमेगा टी था, तो दोनों लाइनें करंट और ईएमएफ की क्या थी, सेम लाइन में। अच्छा अब देखिए जब कैपेसिटर लगा होगा तो करंट का फेज कितना है, साइन ओमेगा, और इसमें क्या है, और मैंने आपको बताया साइन और कॉस में जो एंगल का डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 90 का होता है, और साथ साथ में यहां पे माइनस लगा हुआ है। तो अगर ये करंट वाली लाइन है, किसकी है, करंट वाली लाइन, तो आपको पता है ईएमएफ वाली लाइन किधर होगी, ये ईएमएफ वाली लाइन ना। अब एकदम मैं उसके रजिस्टर के जैसा अगर इक्वेशन को लिखना चाहता हूं तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इतना हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा, ईएमएफ नॉट, और ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, उसके जैसा हो गया कि नहीं, रजिस्टर के जैसा ना। तो अब मैं यही कह रहा था कि अगर ये कैपेसिटर के लिए लिखा है ना, तो यहां पे क्या लगा दीजिए सी, और यहां पे क्या लगा दीजिए सी, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होगी। समझ पा रहे हैं ना। तो ये ईएमएफ किसका है, मैक्सिमम, मैक्सिमम ईएमएफ है कैपेसिटर के होने पे सर्किट में, और ये क्या है किसी टाइम टी पे ईएमएफ। समझ पा रहे हो ना। तो ये ईएमएफ क्या कर, एक मिनट सुनना, रुक जाइए, अभी छाप लीजिएगा आराम से। अगर रजिस्टर होता तो करंट और ईएमएफ दोनों क्या होते, सेम फेज में, फेज डिफरेंस क्या होता, 0 होता। इस बार ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, ये माइनस लगा होने की वजह से ये करंट है और ये क्या है, ईएमएफ है, और ये ईएमएफ किसका है, कैपेसिटर का। अगर आप ध्यान से देखोगे करंट से पीछे है ईएमएफ, करंट से किधर है, पीछे है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो उस वक्त ईएमएफ करंट से लैग करता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्या करता है, लैग करता है, लैग मतलब पीछे रह जाना। तो ईएमएफ किधर है, पीछे है, किससे, करंट से। तो इसका ऐसे एंगल दिखाते हैं ताकि समझ में आए कि पीछे है। समझ आ रही ना, करंट से क्या है, ये पीछे है, लेकिन करंट क्या है, ईएमएफ से आगे है। तो अगर करंट की बात करें तो करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। और अगर ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ लैग कर रहा है 90 डिग्री करंट से। नहीं समझ आई बात, क्लियर रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात और सुनिए ध्यान से, रिलेट कर रहा हूं मैं डीसी से। अगर ये डीसी होता तो ये कैपेसिटर क्या था, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस था, क्या था। और एक टाइम के बाद जब इस पे चार्ज फुल हो जाता था तो ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करना बंद कर देता था, और ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता था, इससे करंट का फ्लो होना क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। लेकिन अब देखिए इसका बिहेवियर जब एसी से जोड़ दिया तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये करंट लगातार चला रहा है। नहीं समझ आ रही बात, इसका रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, एक्सी के बराबर है, कितने के बराबर है, और एक्सी कितने के बराबर है, 1/ओमेगा। तो यही कैपेसिटर डीसी के लिए इनफाइनाइट टाइम पे क्या बन जाता है, ओपन सर्किट, डीसी को अलाउ नहीं करता इनफाइनाइट टाइम पे, लेकिन यही कैपेसिटर एसी को क्या करता है, अलाउ करता है हर टाइम। समझ आ रही ना बात, समझ आई ना। तो कैपेसिटर एसी में किसका काम करता है, रेजिस्टेंस का, किसका काम करता है। अभी एक और गजब की चीज देखोगे, उसको बता, अभी यहां पे नहीं बता क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक बात यहां पे मैं आपको बता देता हूं ध्यान से, ये जो एप्सिलॉन नॉट सी लिखे हो ये कितने के बराबर है? बोलना, आई नॉट एक्सी के बराबर ना। और पिछले वाले कॉन्सेप्ट में एप्सिलॉन नॉट आर था, तो वहां पे क्या आया था, आई नॉट आर आया था ना। आपको समझ आ रहा है। अब इस चैप्टर में जब तक ये एसी चलेगा एक चीज एकदम फिक्स रहेगी, अगर यहां पे आई नॉट लोगे, क्या लोगे, आई नॉट, तो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर आप यहां पे आई आरएमएस लोगे तो यहां पे ईएमएफ आरएमएस आएगा। नहीं समझ आई बात, बेहिचक आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैक्सिमम करंट होगी, यहां पे मैक्सिमम ईएमएफ होगा, यहां पे आरएमएस करंट होगी तो यहां पे आरएमएस ईएमएफ होगा। समझ आ रही ना बात, कोई दिक्कत हो जाएगा ना है? कौन, अगली बात सुनिएगा।
अच्छा, दोनों के बीच में करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है 90 का ना? कितने का है? 90 का। तो एवरेज पावर देखते हैं, देखो एक मिनट, एवरेज पावर देखते हैं। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ आरएमएस, करंट आरएमएस, और क्या होता है? कॉस फाई। और फाई की वैल्यू यहां पे क्या है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए कितना होगी? 90 डिग्री ना। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा? 0। तो ये जबरदस्त चीज है कि नहीं? कैपेसिटर हमने लगाया, कैपेसिटर किसका काम किया? रेजिस्टेंस का। और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने के बराबर होती है? एक्सी। एक्सी कितने के बराबर होती है? 1/ओमेगा सी। रेजिस्टेंस है, लेकिन ये ऐसा रेजिस्टेंस है पावर को लॉस नहीं करा रहा है। पावर का लॉस क्या है? 0 है। तो ऐसे जब हम आपने उसमें पढ़ा होगा जिसमें क्या कहते हैं, जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था ये वाली प्रॉब्लम आपको याद है। एक बल्ब है, बल्ब को हम क्या करते हैं, किसी बैटरी से जोड़ते हैं। अब पता चला इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया ना, तो अचानक इसको खराब होने के चांस है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगाओगे, रजिस्टर लगाने से क्या होगा? इसमें क्या होगा? कुछ एनर्जी इसके अंदर जाएगी, या ऐसा कह लीजिए कुछ वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप होगा, तो इससे बल्ब खराब नहीं हो। अब रजिस्टर लगाने से क्या दिक्कत है? हीट का लॉस होगा। अभी हमने पढ़ा प्योर रजिस्टर होता है तो क्या होता है? पावर का लॉस क्या होता है? मैक्सिमम। तो रजिस्टर लगाने से ये पोटेंशियल ड्रॉप तो करा देता है, लेकिन पावर का लॉस बढ़ा देता है। अच्छा, इंडक्टर क्या काम कर रहा है? इंडक्टर क्या काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सॉरी, कैपेसिटर किसका काम कर रहा है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन पावर लॉस नहीं करा रहा। तो कहीं ना कहीं इनकी जगह पे हम इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। समझ आ रहे? जिसमें पावर लॉस क्या है? 0 है। समझ आ रही ना बात? इसका ग्राफ बना लेते हैं, वो वाला करंट वर्सेस ईएमएफ। इंडक्टर बोल दिया था वहां पे वर्ड, क्लियर रहेगा ना? तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर पावर लॉस नहीं कराता। इसका पावर लॉस क्या होता है? 0 होता है। और ये किसका काम करता है? रेजिस्टेंस का। जब किससे जुड़ा हो? एसी से जुड़ा हो। समझ आ रही ना बात? चलिए अब देखिएगा यहां पे क्या कहते हैं, करंट और ईएमएफ। करंट कहां से शुरू होगी? 0 से ना। आई इज इक्वल टू क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ नॉट माइनस है ना, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कहां से शुरू होता है? एक्सट्रीम से। कहां से शुरू होता है? एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम से शुरू होता है, लेकिन क्या है? माइनस में। माइनस में मतलब नीचे से शुरू होगा, यहां से, एक्सट्रीम से। अब देखिए, जहां पे ये मीन पे है वहां पे ये क्या है? एक्सट्रीम पे। और जहां पे ये मैक्सिमम है वहां पे ये क्या होगा? मिनिमम। समझ आ रही है? और जहां पे ये क्या होगा, क्या कहते हैं, मिनिमम होगा, वहां पे ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, वहां पे ये क्या होगा? मैक्सिमम। और जहां पे ये मैक्सिमम होगा वहां पे ये क्या होगा? मिनिमम। और जहां पे ये मिनिमम होगा वहां पे ये क्या होगा? मैक्सिमम। और जहां पे ये क्या होगा? मैक्सिमम, वहां पे क्या होगा? मिनिमम। तो देखिए ऐसे ग्राफ बने। समझ आ रही ना बात? थोड़ा सा तिरछा बन गया। समझ आया ना? ये किसका ग्राफ है? करंट का। और ये किसका ग्राफ है? ईएमएफ का। किसके? कैपेसिटर। क्लियर रहेगा ना? हाँ, ये यहां से कंपैरिजन किया था ना, ये लिख चुके हो कि नहीं? यहाँ पे देखो आई नॉट, रजिस्टर वाली इक्वेशन इसीलिए तो लिखी थी यहाँ पे। रजिस्टर वाली इक्वेशन किसके बराबर थी? ईएमएफ इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी था। यही था ना? तो आई नॉट की जगह पे आई नॉट है, और जैसे साइन होता है वैसे कॉस है।
आर की जगह पे क्या है 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, तो ये रेजिस्टेंस के जैसा बिहेवियर है इसका, ठीक है। जल्दी करिए इसको, ठीक है। अभी एक जगह ये चीज और देखने को मिलेगी, पहले इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं। कर चुके हैं आप? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर लॉस क्या होता है? 0, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं, इसकी इक्वेशन आप मतलब देखना है। ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड ना, और इसको हमने जोड़ दिया एसी सोर्स से, और इसकी करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की जगह पे 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री ना, 30 डिग्री। अब आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम या पीक ईएमएफ, पीक ईएमएफ एंड ईएमएफ इक्वेशन, दो चीजें पूछा है, पीक ईएमएफ और ईएमएफ इक्वेशन, ठीक। सबसे पहले कैपेसिटिव सर्किट है ना, एक मिनट सुनना इसके क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। पीक ईएमएफ, पीक ईएमएफ मतलब आप समझ रहे हो क्या चीज पूछ रहा है? ईएमएफ नॉट और कैपेसिटर हो तो सी पूछ रहा है ना। ये कितने के बराबर होगा? ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट इंटू आर, आर की जगह पे क्या आएगा? एक्सी ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, आई इज इक्वल टू 10 दे देता हूं ना। अब देखिएगा ये वाली जो 10 लिखा हुआ है ये कौन सी वैल्यू है? आई नॉट ना, तो आई नॉट तो आपको साफ दिख गई, कितने के बराबर है? 10 ना। अच्छा एक्सी कितने के बराबर होता है? 1 बाई ओमेगा सी, ये 10 इंटू 1 बाई ओमेगा, यहां से पढ़ लोगे जो टी के साथ लगा होता है, जो टी के साथ लगा होता है ये कितना है? 100 पाई, और सी की वैल्यू कितना दी हुई है? 10 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6। अब इसमें निपटा दीजिए इसको, पहले एक जीरो यहां से, दो जीरो यहां से, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3, और एक 10 पहले से है तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4 डिवाइड बाई पाई। ये आपको जानते हैं क्या मिल गया? ईएमएफ कैपेसिटर के अबाउट मैक्सिमम, जब कैपेसिटर लगाओ, निकल आया। अब आपसे क्या बोला है? ईएमएफ की इक्वेशन लिखिए। एक मिनट रुक जाइए, छापने से पहले समझ लीजिए। ईएमएफ की इक्वेशन लिखिए ना। तो ईएमएफ की इक्वेशन लिखते हुए अगर आप ईएमएफ किसी टाइम टी पे लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ईएमएफ मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4 डिवाइड बाई पाई। अब क्या होता है आगे? ये करंट की इक्वेशन से आप देखोगे तो सबसे पहले ये बताइए, कैपेसिटिव सर्किट है ना, कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो होती है, करंट के फेज से 90 डिग्री पीछे होता है। किसका? करंट से क्या पीछे होता है? ईएमएफ कैपेसिटर का ना। फेज क्या होता है? अच्छा फेज मतलब यही होता है ना, एंगल। तो साइन तो रहेगा ना, यहां पे क्या रहेगा? साइन। अब ये जो एंगल है ना, एंगल हूबहू कॉपी कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 100 पाई टी प्लस कितना हो जाएगा? 30। अब ये फेज से कितना डिग्री ये पीछे है?
माइनस नीचे है ना, तो यहां पे क्या लग जाएगा, -90। तो कितना आ जाएगा, 10⁴ डिवाइड बाई पाई साइन 100 पाई टी, और ये कितना हो जाएगा, -60। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना? किस में बदल दिया हमने करंट की इक्वेशन को, ईएमएफ की इक्वेशन। हो गया कि नहीं, लिख चुके हैं ना? चलो अगली चीज बताता हूं मैं आपको। यहां तक हो जाने के बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। नहीं इसका वो देखना बचा हुआ है ना, पावर ओवर तो देख लिया ना, हाँ कैपेसिटिव का क्वेश्चन था। अगली चीज देखिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। ये वाला बताइए, एकदम सिंपल सा कह रहा है, एसी सर्किट अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है ना, is connected to a capacitor 1 microfarad. The RMS value of current पूछा है। क्या पूछा है, RMS value of current। तो सबसे पहले वो वाला जुगाड़ फार्मूला, EMF RMS बराबर होता है किसके, I RMS इंटू किससे कनेक्टेड है, कैपेसिटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है, आरएमएस करंट। तो आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आरएमएस इज इक्वल टू ई आरएमएस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स सी ना। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, इस इक्वेशन से मुझे जो मिलेगा ईएमएफ ये वाला, ये क्या होता है, ई नॉट मैक्सिमम। तो आरएमएस और मैक्सिमम में आप रिलेशन जानते हो, ईएमएफ आरएमएस बराबर होता है ईएमएफ नॉट डिवाइड बाई √2 ना। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि नहीं, आरएमएस, आरएमएस की जगह पे क्या लिख सकते हो, ईएमएफ नॉट डिवाइड बाई √2, और एक्सी कितने के बराबर होगा, 1/ω/c के बराबर। अब देखो ईएमएफ नॉट कितने के बराबर है, 200 √2 डिवाइड बाई √2 इंटू 1 डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू यहां से टी के साथ जो लगा होता है 100, और सी की वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻6 ना। कट रहा है जो काट लीजिए, √2 से √2 कैंसिल, 100 ये कितना बना देगा, 10⁻⁻6, 10⁻⁻4, ये सीधा उठ करके इसके साथ लग जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये 2 0 हटा दिया इसके साथ ना, तो ये सीधा ऊपर जाएगा 10⁻⁻4। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा, 0.02। यही हो जाएगा ना आंसर। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, कोई है इसमें से ऐसा? ये तीसरे नंबर से जा रहा है, जब यहां से मतलब फर्स्ट फ्लोर से जाता था ठीक है, तब कैसा होता, साइन चेंज होता। कर लो जल्दी, चलो अगला देखो। प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर इस तरह से लगा होगा, इसका इंडक्टेंस L, और इसको किससे जोड़ देंगे, एसी सोर्स से, और इसकी करंट की इक्वेशन दी हुई है I नॉट साइन ω/t ना। एवरेज पावर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे क्या जानना होगा, अगर इंडक्टर जुड़ा हुआ है तो क्या चाहिए मुझे, ईएमएफ की इक्वेशन। किसकी चाहिए, ईएमएफ की, ताकि मैं क्या जान सकूं, फेज डिफरेंस जान सके ना, करंट और ईएमएफ के बीच में। समझ आ रही ना बात? पावर में किसकी जरूरत पड़ती है, फेज डिफरेंस की। तो सबसे पहले ईएमएफ निकालते हैं। तो आप
अच्छा, इंडक्टर अगर लगाओ तो सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो ना, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, यही होता है ना, एल डी आई बाई डी टी। एल क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। अब आप देखिए आई की इक्वेशन दी हुई है, यहां पे रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, एल डी डिवाइड बाई डी टी। आई की जगह पे कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, यहां से क्या बाहर आ जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू आई नॉट बाहर आ जाएगा, एल, इस बार साइन ओमेगा टी का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और क्या बाहर आएगा, तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा। अब थोड़ा सा आप सोचिए, ईएमएफ की जो रेजिस्टर की इक्वेशन थी वो क्या थी, आई नॉट और क्या था, आर, और क्या था, साइन ओमेगा टी था ना। उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस की जैसी चीज होनी चाहिए। तो वो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितने के बराबर होगा, आई नॉट एक्स एल के बराबर होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ये जो एक्सएल है वो रिएक्टेंस है किसका, इंडक्टर का, और एक्सएल बराबर हो जाएगा किसके, ओमेगा एल के बराबर ना। तो उसमें क्या होता था, जब कैपेसिटर लगा होता था तो रिएक्टेंस कितने के बराबर होता था, 1 ओमेगा सी। यहां पे कितने के बराबर है, एल ओमेगा के बराबर। क्लियर रहेगा ना। तो इंडक्टर भी, अच्छा इतना हिस्सा बताइएगा थोड़ा सोच करके, ये कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर, ई नॉट ईएमएफ नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो ईएमएफ की इक्वेशन मिल गई आपको। ईएमएफ और करंट में देखिए फेज डिफरेंस कितने का है, आपको साफ दिख रहा है कितने का है फेज डिफरेंस, 90 का ना। अगर करंट यहां पर है, करंट यहां पर है, ये करंट की इक्वेशन मतलब लाइन है, तो ईएमएफ कितना है, प्लस कॉस, मतलब इधर होगा ना ईएमएफ, और ये ईएमएफ किसका होगा, इंडक्टर का। अच्छा, पिछले वाले में ईएमएफ जो कैपेसिटर का था वो क्या करंट से क्या कर रहा था, लैग। इस बार ईएमएफ इंडक्टर का क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो इसका एंगल कैसे दिखाओगे, ऐसे ना। तो ईएमएफ क्या कर रहा है, लीड करता है। क्लियर है। अच्छा, फेज डिफरेंस फिर कितने का है दोनों में, 90 का। तो पावर फिर कितना आएगी, पावर फिर कितना आएगी, ईएमएफ आरएमएस, करंट आरएमएस, और यहां पे क्या होगा, कॉस फाई। फाई की वैल्यू कितने के बराबर है, 90। फेज डिफरेंस कितने का, करंट और ईएमएफ के बीच में 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। पावर लॉस फिर क्या होगा, 0। मतलब इंडक्टर भी कैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, रेजिस्टेंस के जैसा। और इसका रेजिस्टेंस कितने के बराबर होता है, एक्सएल के बराबर, और एक्सएल कितने के बराबर होता है, ओमेगा एल। लेकिन इसमें पावर लॉस क्या है, इसमें भी 0 है। समझ आ रही ना बात। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, इंडक्टर मैंने पढ़ाया अभी रिसेंट में ना, इंडक्टर रिसेंट में पढ़ाया। अच्छा, अगर यहां पे करंट एसी के बजाय डीसी होती तब, अगर ये एसी के बजाय डीसी होती तो ये करंट चेंज होती। अगर ये करंट चेंज नहीं होती, एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर ये करंट कांस्टेंट होती, डीसी होती, तो डीसी होती तो डी आई बाई डी टी क्या होता, 0 होता। करंट चेंज ना होती, करंट चेंज ना होने की वजह से ईएमएफ क्या होता, 0। अगर ईएमएफ 0 होता तो आपको पता है एक्सएल क्या होता, 0। नहीं समझ आ रही, हर एक करंट कांस्टेंट होती ना, करंट कांस्टेंट होती तो डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी अगर 0 होता तो ईएमएफ, अगर ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी तो एक्सएल की वैल्यू कोई आ सकती है, एक्सएल क्या होगा, 0। अगर एक्सएल 0 होगा तो ओमेगा, एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस, एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस। मतलब अगर डीसी इससे लगा हो तो ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करता, सिर्फ एसी लगने पे रेजिस्टेंस का काम करता है। नहीं समझ आई बात, क्लियर रहेगा ना। तो ये एसी से लगने के बाद क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। कर लीजिए इसको, ये कर चुके आप। एक क्वेश्चन ईएमएफ की करा देते हैं, हाँ ले चुके ना।
अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक इक्वेशन दिखी कि नहीं, ईएमएफ नॉट यहाँ पे कितने के बराबर है, आई नॉट एक्सएल के ना, और रजिस्टर में क्या था, ईएमएफ नॉट कितने के बराबर ही था है? ये किसके लिए है, इंडक्टर के लिए, ये किसके लिए, कैपेसिटर के लिए क्या होता था, आई नॉट एक्सी, और रजिस्टर के लिए आर इज इक्वल टू आई नॉट आर होता। समझ गए ना? अच्छा यही तीनों फार्मूले आरएमएस के लिए लिख सकते हो, यहां पे आई आरएमएस लोगे तो यहाँ पे ईएमएफ आरएमएस, समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे आई आरएमएस लोगे तो यहाँ पे ईएमएफ आरएमएस, यहाँ पे आई आरएमएस लोगे तो यहाँ पे ईएमएफ आरएमएस, समझ पा रहे हो ना? चलिए एक क्वेश्चन करके जल्दी जल्दी बताइए, इसको मुझे ना करना पड़े। ये इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस जो है L इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी, मिली है, मिली मतलब 10 की पावर -3। इसको एक एसी सोर्स से जोड़ा, एसी सोर्स से जोड़ा। आप पहला क्वेश्चन बताइएगा, यहां पे I इज इक्वल टू दिया हुआ है आई नॉट की जगह पे 10 साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री, यही वही इक्वेशन है। आप पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बताइए, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, ये दोनों बताइए। एक मिनट जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा नहीं तो। देखो सबसे पहले पीक वैल्यू ईएमएफ की चाहिए, ये पीक करंट है 10 की पावर, देखते हैं ये मैक्सिमम करंट है ना, आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम ईएमएफ, पीक वैल्यू चाहिए ना, तो ईएमएफ मैक्सिमम इंडक्टर के थ्रू क्या होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल ना, यही होगा ना। आई नॉट कितने के बराबर है, 10, कितने के बराबर, 10 के बराबर। एक्सएल चाहिए ना, एक्सएल कितने के बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर, तो 10 ओमेगा की वैल्यू कितने के बराबर है, 100 पाई, टी के साथ जो लगा हुआ है 100 पाई, और इंडक्टर कितने के बराबर, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली है ना, तो ये 10 की पावर +3 होता, ये 10 की पावर -3, तो कितने के बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर। समझ आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम ईएमएफ। अब इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन सीधा लिख दो, ईएमएफ नॉट मैक्सिमम कितने के बराबर है, पाई, और यहां पे साइन। अच्छा ये बताओ इंडक्टर का ईएमएफ करंट से कितना आगे होता है, 90, तो +90 करोगे तो कितना हो जाएगा, 120, तो कितना हो जाएगा 100 पाई टी प्लस 120, बस आंसर हो गया। कर ले जाओगे, एकदम सिंपल सा है, जल्दी कॉपी करिए। लिख चुके हैं ना आप? अब अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन, इसको जल्दी से बताइए आंसर, इंडक्टर के ऊपर है। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस इतना मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ पीक ईएमएफ, पीक ईएमएफ दिया हुआ है ना 210 वोल्ट, पीक ईएमएफ मतलब इंडक्टर से जुड़ा हुआ है, तो ईएमएफ नॉट एल कितना दिया हुआ है, अच्छा 210, अगर पीक लिख देता है तो पीक माना जाएगा, अदरवाइज आरएमएस माना जाएगा। तो यहां तक हो गया, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट पीक करंट, तो पीक करंट आपको चाहिए ना, तो पीक करंट इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एल ईएमएफ इज इक्वल टू पीक करंट इनटू क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है 210, आई नॉट एक्सएल कितने के बराबर होता है, ओमेगा एल ना, ओमेगा की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 पाई एफ, यहां पे दे रखा है, तो आई नॉट इंटू 2 पाई एफ की वैल्यू कितना है 50, तो कितना हो जाता सीधा 100 पाई, और इंडक्टर कितना दिया हुआ है 200 मिली, मिली मतलब 10 की पावर -3,
इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, जिसका ये आंसर आएगा 21 डिवाइड बाई 2 पाई, ऐसा कुछ आ रहा है, यही आ रहा है। हो गया। इरेज करते हैं, देखो। अच्छा, एलआर सर्किट पढ़ाने से पहले इसको बता दो, कैपेसिटी सी हैज रिएक्टेंस एक्स, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइड बाई ओमेगा ना। अब कह रहा है एक काम करिए, कैपेसिटी, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों को क्या कर दीजिए डबल, तो दोनों को डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 गुना करो तो 4 ना, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा है x बाई, बस आंसर हो गया। बहुत हल्का क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया। फ्रीक्वेंसी को कितना किया 2 गुना तो 2 ओमेगा, और कैपेसिटेंस को कितना किया 2 गुना तो कितना हो जाएगा 2c, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4 ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी कितने के बराबर x के बराबर। बताएं एलआर सर्किट, एलआर एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर। देखिए ये वाला बहुत ही केयरफुली समझिएगा ना, अब यहां से थोड़ा थोड़ा दिक्कत होना शुरू होगी, तो अगर आप केयरफुली समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये किससे जुड़ गया एसी से ना, और इसके ईएमएफ की इक्वेशन दी हुई है, किसकी दी हुई है ईएमएफ की। ईएमएफ इज इक्वल टू दिया हुआ है ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये दिया हुआ। अब बढ़िया से आप समझिएगा, इससे पहले वाली कहानी में, एक मिनट एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा आप, समझ आ, इससे पहले की इससे पहले जो भी बातें की है उसमें या तो सिर्फ इंडक्टर था, या तो सिर्फ रेजिस्टर था, या तो सिर्फ कैपेसिटर। उसमें खासियत क्या होती थी, जो पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी का जैसे जैसे था वैसे वैसे उसका होता था। इस बार क्या होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा, ये बैटरी का है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, समझ आ रही बस। तो ऐसे इसमें क्या होगा, समझ आ रही ना बात। लेकिन एक चीज आप समझिएगा, एक लॉजिक आप इसको समझिए और थोड़ा सा फील करिएगा, फेजर डायग्राम और सारी चीज। अच्छा, उसका फेजर बनाना भूल गया मैं, इंडक्टर वाले का बन जाएगा ना, अरे वो जो वेव जैसा बनाता हूं मैं वो बन जाएगा ना, प्लस कॉस ओमेगा टी था ना, तो ऊपर से बनेगा ग्राफ, बना लोगे ना। चलो ठीक है, अभी मैं लास्ट में अगर कहोगे तो बना दूंगा। इधर देखो, एक मिनट सुन लो जल्दी से ध्यान से, अभी आपका ध्यान भटक जाएगा तो समझ नहीं आएगा। ये रेजिस्टेंस कितना है 3, और ये इंडक्टर मान लेते हैं, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 4। ये जो 3 और 4 लिखा है ना, ये पोटेंशियल ड्रॉप है। एक मिनट सुनना, अगर ये डीसी होता, अगर ये क्या होता डीसी सोर्स होता, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर में कितना है 4, और रेजिस्टर में कितना है, रेजिस्टर में कितना है 3, तो आपको पता है बैटरी का कितना होता 7 होता, 7 होता। ये डीसी का कॉन्सेप्ट था। अब आप देखिएगा, सबसे पहले करंट बना देते हैं, ये करंट की लाइन है ना। अब आप ईएमएफ जान चुके हो, रेजिस्टर का ईएमएफ किधर होता है बताइएगा, करंट की लाइन में होता है। ये किसका ईएमएफ होता है रेजिस्टर। मैं फिर कह रहा हूं 15 मिनट एक एक वर्ड मेरा 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा बस। तो यहां पे ईएमएफ ये किसका है रेजिस्टर का। अच्छा, इंडक्टर का किधर होता है,
ऊपर होता है, ये किसका है, इंडक्टर का ना। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, ये ईएमएफ और ये ईएमएफ दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, 90 का। इसका जो निकलेगा वो रिजल्टेंट निकलेगा। क्या निकलेगा, रिजल्टेंट ईएमएफ। और ये जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा, ये जानते हैं किसका होगा, बैटरी का होगा। किसका होगा, बैटरी का। तो ये दोनों ईएमएफ मिलके किसका बनाएंगे, बैटरी का। अब आप जानते हैं, मिसाल के तौर पे, अब देखो जिसको जिसको वेक्टर आता है इसको पता चल जाएगा। रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप कितने, ईएमएफ कितने के बराबर है, 3, और ये कितना है, 4, इसका कितना आएगा, 5, जो किसका होगा, बैटरी का। अगर डीसी होता तो 7 होता। तो आपको दिखा ना एसी और डीसी में फर्क, समझ आ रहे। इस बार पोटेंशियल सीधे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैटर करेगा क्या चीज, फेज डिफरेंस। समझ गए ना, क्लियर रहेगा। तो अब ये तो एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए अपनी बात, ठीक है। यहां तक हो जाने के बाद अब आप देखिएगा, ये वाला आपको साफ दिख रहा है। ये ईएमएफ बैटरी का जो होगा, ईएमएफ बैटरी का वेक्टर से आप बताइए कितने के बराबर होगा, अंडर रूट ईएमएफ नॉट आर का स्क्वायर प्लस ईएमएफ नॉट एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज मैं आपको पहले ही इसीलिए अलग अलग मैंने पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था, ईएमएफ नॉट आर बराबर होता है आई नॉट आर के ना, और ईएमएफ नॉट एल बराबर होता है आई नॉट एक्सएल के ना। फिर मैं कह रहा हूं कंसंट्रेट रहिएगा, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ बैटरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसका क्या करना है, रख के स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर ना। अच्छा, इसमें से आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, आई नॉट स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या, अच्छा स्क्वायर पे क्या लगा है, रूट, तो इसको बाहर ही निकाल लो, तो क्या बाहर आ जाएगा, आई नॉट, और यहां पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ना। और ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ किसका, बैटरी का। अब यहां से आई नॉट इज इक्वल टू बताइए कितना आएगा, आई नॉट इज इक्वल टू ईएमएफ बैटरी डिवाइड बाई क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको बोलते हैं इंपीडेंस, और इसको बोलते हैं ईएमएफ नॉट बी डिवाइड बाई जेड। इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस ना। इंपीडेंस मतलब कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का। यहां पे समझ आई बात। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, जब अकेला रेजिस्टर की बात करते हैं तो आई नॉट कितने के बराबर होता है, ईएमएफ किसका, मैक्सिमम रेजिस्टर का डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। और जब किससे आई नॉट यहां से निकालना हो, इंडक्टर से, तो आई नॉट कितने के बराबर होता है, ईएमएफ किसका, इंडक्टर का डिवाइड बाई एक्सएल। लेकिन जब दो का कॉम्बिनेशन होगा तब यहां पे आर और एक्सएल नहीं होगा बल्कि जेड होगा, और जेड कितने के बराबर होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के। समझ आ रहे, अब ये कॉम्बिनेशन से निकलेगा। तो आपको पता है ये आई नॉट क्या है, बैटरी से निकली हुई करंट। और एक चीज आप देखिए, ये वाला जो ईएमएफ है ये किसका है, बैटरी का। तो बैटरी के ईएमएफ से करंट निकलेगा, समझ। अगर आप रेजिस्टेंस वाले से निकालना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस का ईएमएफ और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर आप इंडक्टर से निकालना चाहते हैं तो इंडक्टर का ईएमएफ डिवाइड बाई इंडक्टर का रेजिस्टेंस। और अगर आप ओवरऑल से निकालना चाहते हैं तब भी आप आई नॉट निकाल सकते हैं। तो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे यहां पे आई नॉट निकालने के। नहीं समझ पाए आप, हैं? हाँ, तीनों से सेम। क्लियर रहेगा ना। पहले इसको करिए फिर और इसकी बातें करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन लिखना मैं सिखाता हूं। एक मिनट रुको, ये ईएमएफ किसकी दी हुई है, यहां पे मैं फिर कह रहा हूं कंसंट्रेट होके सुनो, नहीं तो बहुत टफ है ये बैटरी का ईएमएफ है ना। बैटरी का ईएमएफ मतलब ये वाली लाइन ना। अगर आपको करंट की इक्वेशन लिखनी होगी या रजिस्टर का ईएमएफ की इक्वेशन लिखनी होगी या फिर इंडक्टर की ईएमएफ की इक्वेशन लिखनी होगी तो आपको ये फाई जानना पड़ेगा। ये फाई की वैल्यू क्या है, कैसे पता, तो ये दोनों बराबर थोड़ी है, समझ आ रही ना। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, फाई। तो आप इसको क्या कर लोगे, पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो।
पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये वाली लाइन किसकी है, ईएमएफ किसका, रेजिस्टर का, और ये वाली लाइन किसका है, ईएमएफ किसका, इंडक्टर का ना। तो अब आप देखिए यहां से tan फाई निकाल सकते हो, tan फाई इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, एक बार देख लीजिए आप, tan फाई इज इक्वल टू क्या है, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ईएमएफ इंडक्टर का डिवाइड बाय ईएमएफ रेजिस्टर का। तो यहां से आ जाएगा आपका, यहां पे कंसंट्रेट होके सुनना ध्यान से, tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ईएमएफ किसका, इंडक्टर का, डिवाइड बाय ईएमएफ किसका, रेजिस्टर का। आपको पता है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आई नॉट एक्सएल, आई नॉट आर, आई नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्सएल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर। समझ आ रही ना बात, कोई दिक्कत इसमें, ये यहीं से लिखा है पिछले वाले पेज से, यहां से, समझ आ रही ना बात, कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिएगा, यहां पे आपको एकदम साफ दिख रहा है, इस टॉपिक से खाली 2 वैरायटी क्वेश्चन की बनती है। कितनी वैरायटी, 2 वैरायटी। अगर आपको ईएमएफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ईएमएफ दिया, तो ईएमएफ ऑफ इंडक्टर डिवाइड बाय ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो ये जानते हैं ईएमएफ ऑफ इंडक्टर डिवाइड बाय ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर है, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के। कहने का सेंस ये है, ये जो आप आंसर लिखे हो ना, ये जो आप आंसर लिखे हो, ये किसकी लाइन है, करंट, और ये किसकी लाइन है बताइएगा, ईएमएफ किसका, रेजिस्टर, और ये ईएमएफ किसका, किसका है, इंडक्टर का। अच्छा, ये जो फेजर डायग्राम है ध्यान से समझना, ये जो फाई की वैल्यू आपने निकाली है, ये फाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू है ना, तो ये ईएमएफ किसका है, रेजिस्टर, और ये सामने किसका है, ईएमएफ किसका है, इंडक्टर। तो यहीं से आपने tan फाई निकाला है ना। आप जानते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए, ये करंट वाली लाइन है और ये किसकी लाइन है, रेजिस्टर की, और ये किसकी लाइन है, इंडक्टेंस की। आपको पता है यहां से ये वाली चीज आप निकालिए, रिजल्टेंट, आपको पता है ये वाला फाई एंगल जो होगा, ये एक्सएल है तो ये क्या होगा, एक्सएल, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर आ रहा है कि नहीं। तो आपसे 2 क्वेश्चन हो सकता है, या तो ईएमएफ दे करके पूछेगा, या तो क्या दे करके पूछेगा, एक्सएल और आर, मतलब रेजिस्टेंस दे करके पूछेगा। समझ आए, और दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। समझ आए, 2 फेजर डायग्राम है यहां पे, क्लियर रहेगा कि नहीं। ये दोनों फेजर डायग्राम आपको मैंने बना दिया। अब आप देखिएगा, यहां तक क्लियर है। अब यहां से फाई निकाल सकते हो कि नहीं, फाई निकल गया। अब तीनों इक्वेशन लिखना सीखिएगा। जैसे मान लेते हैं आई की इक्वेशन लिखता हूं, आई की, यहां पे देखना मुझे क्या चाहिए होगा, आई के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आई नॉट चाहिए। क्या चाहिए, आई नॉट। अच्छा, आई नॉट कितने के बराबर होता है, आई नॉट निकालने का 3 फार्मूला मैंने बताया, कौन कौन सा है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई नॉट आर बाई आर, या फिर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट एल बाई एक्सएल, या फिर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बैटरी डिवाइड बाई जेड। तीनों से निकाल सकते हो, आई नॉट आ जाएगा। आई नॉट आने के बाद अब इक्वेशन आपको कौन सी दी हुई है, बैटरी की दी हुई है, बैटरी की ये इक्वेशन है ना। अच्छा, बैटरी से करंट कितना नीचे है, 5, बैटरी से करंट कितना नीचे है, 5, तो इसके फेज में, बैटरी वाले फेज में से 5 क्या कर दोगे, माइनस, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, थोड़ा सा बताइएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 ना। अब देखिए रेजिस्टर के लिए लिखिए, रेजिस्टर का ईएमएफ लिखोगे रेजिस्टर का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ नॉट आर। अच्छा, ईएमएफ नॉट आर कहां से निकल जाएगा, अगर आपको मैक्सिमम करंट पता है और आपको रेजिस्टेंस पता है तो ईएमएफ नॉट आर आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन कल करेंगे, तो ईएमएफ नॉट आर आ जाएगा। अब देखिए ईएमएफ आर रेजिस्टेंस किसकी लाइन में होता है, करंट की, तो जो फेज करंट का है वही सेम चिपका दीजिए, तो कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब किसका लिखेंगे, इंडक्टर का, तो इंडक्टर का जब आप लिखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, एल, और साइन कितना एंगल ऊपर है, ये इंडक्टर का ईएमएफ कितना एंगल ऊपर है, कितना एंगल ऊपर है यार, 90, तो ओमेगा टी माइनस 5 प्लस कितना हो जाएगा 90, मतलब बस ये आंसर हो गया।
समझ आया ना? ये कितना ऊपर है देखिए, करंट और ईएमएफ रजिस्टर का दोनों का फेज क्या है, सेम है। इससे करंट और रजिस्टर के ईएमएफ से कितना आगे है इंडक्टर का, +90। तो यहां पे क्या हो जाएगा फेज में, +90, और यहां पे ईएमएफ मैक्सिमम रहेगा इंडक्टर का। लिख सकते हो ना इक्वेशन? इन पे क्वेश्चन देखेंगे कल। और पावर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, cos फाई ना, क्या चाहिए होता है, cos फाई। अगर इस वाले फेजर डायग्राम से देखोगे, cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइड बाई क्या। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, अच्छा यहां से क्या आएगा, ये ईएमएफ रजिस्टर और ये ईएमएफ इंडक्टर, तो ये जो रिजल्टेंट ईएमएफ आएगा ये किसका आएगा बताइए, बैटरी का। और इसमें क्या आएगा, √r² प्लस XL², क्या कहलाता है, Z कहलाता है, क्या कहलाता है, Z कहलाता है। तो अगर ये डाटा दिया होगा तो Z निकालना होगा, ये डाटा दिया होगा तो बैटरी का सीधा ईएमएफ निकल के आएगा। समझ आ रही हो? इन दोनों पे क्वेश्चन स्टेप वाइज कल देखेंगे। और रही बात किसकी, पावर की, पावर की इक्वेशन कल देखेंगे। समझ आए? पावर में क्या चाहिए होगा, जैसे tan फाई निकाले वैसे क्या निकालेंगे, cos फाई निकाल के रख देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।